हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की और उसका एक टाइप दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ऑलराइट, आपको दोनों पार्ट्स बहुत अच्छी तरह से देखने हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बट बिफोर दैट क्या करना है आपको, आप सबको पता है, एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones, जिनको हम offspring भी कहते हैं, similar to itself। कहने का मतलब ये कि reproduction एक biological process है जिसमें एक living organism अपने जैसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसको प्रोड्यूस करता है। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं। यहाँ देखिए, आपकी फैमिली की स्टोरी की बात करते हैं। ये हैं आपके दादा दादी। आपके दादा दादी की शादी हुई, आगे उनके हुए 4 बेबीज। इमेजिन कर लेते हैं, ये हैं आपके डैड, ये हैं आपके चाचू, ये हैं आपके ताया जी, ये हैं आपकी बुआ, लाइक दैट, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए। अब क्या होगा, ये 4 बेबीज बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे और बड़े होंगे। लाइफ के एक फेज में इनको भी अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा। सब लोगों की शादियां हुई, आपके पापा ने आपकी मॉम से शादी की, चाचू ने चाची से शादी की, लाइक दैट। उसके बाद कुछ टाइम बाद उनके भी आगे बेबीज हुए, चाचू चाची के भी बेबीज हुए। तो ये सारे हो गए आपके कजन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। इमेजिन कर लेते हैं ये आप हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आप सब भी बड़े हुए, आप सब भी बड़े हुए, लाइफ के उस फेज तक पहुंचे जहां आपको भी आपका लाइफ पार्टनर मिला। एंड आफ्टर दैट आगे आपके भी इसी तरह से बेबीज होते गए। ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे रहे हैं, उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये साइकिल चलता जा रहा है। अब आप देखिए, रिप्रोडक्शन वर्ड का ही मतलब क्या है, प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, और प्रोडक्शन तो आपको पता है प्रोड्यूस करना। तो द वर्ड रिप्रोडक्शन इटसेल्फ सेज कि अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन हो रही है। किसकी प्रोडक्शन हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या है ये समझ में आ गया। इट इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। राइट, अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि ऑर्गेनिज्म जो है इट विल गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। अब सिमिलर टू इटसेल्फ मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग्स का बेबी होगा तो वो ह्यूमन बीइंग ही होगा। राइट, अगर डॉग का बेबी है तो डॉग ही होगा, कैट का बेबी है तो कैट ही होगी। यानी कि ऑर्गेनिज्म हमेशा अपने जैसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही जन्म देते हैं। ऐसा नहीं होता कि ह्यूमन बीइंग्स डॉग को बर्थ दे दें। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में रिप्रोडक्शन होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने जैसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ देखिए, आपने देखा होगा डॉग के भी छोटे छोटे पपीज होते हैं, वो पपीज बड़े होते हैं, फिर उनके आगे छोटे छोटे पपीज होते हैं, तो डॉग्स आर ऑल्सो रिप्रोड्यूसिंग। सिमिलरली काउज आर ऑल्सो रिप्रोड्यूसिंग। जितने भी एनिमल्स हैं, आप बात कर लीजिए मंकीज की, कैट्स की, या जो भी एनिमल्स है, सब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बर्ड्स आर ऑल्सो रिप्रोड्यूसिंग, दे ले एग्स एंड उसके बाद उसमें से निकलते हैं छोटे छोटे बेबीज। राइट, फिर ये बड़े होंगे, उनके छोटे छोटे बेबीज होंगे। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूसिंग। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा मैंगो ट्री। अब मैंगो ट्री में फ्रूट्स लगे, फ्रूट्स से मिली हमें मैंगो की सीड्स, जिसको आप गुठलियां कहते हैं। इन गुठलियों को आपने जमीन में सो कर दिया, लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको ऐसे ही आम के और बहुत सारे ट्रीज मिल जाएंगे। एक ट्री से कितने सारे ट्रीज बन गए,
प्लांट्स आर ऑल्सो रिप्रोड्यूसिंग, अपने जैसे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो समझ में आ गया रिप्रोडक्शन क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स बार बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन ना करते तो क्या हो जाता। अब देखिए, इसको हम इस तरह से समझते हैं, हम सबका जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हम सबका एक लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन यानी जितने साल हम जीते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, सब मर जाते हैं, राइट। अब ह्यूमन बींग्स इमेजिन कर लेते हैं 60 to 70 ईयर्स जीते हैं। 60 to 70 ईयर्स के बाद क्या होगा, दे विल डाई, अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग विल डाई। इसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। तो होता ये कि अगर रिप्रोडक्शन ना होती तो हम सब लोग अपना अपना लाइफ स्पैन जीते, जितने साल हमने जीना था, और उसके बाद अल्टीमेटली हम सबकी डेथ हो जाती। होता क्या, प्लैनेट पे कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि जितने भी थे वो तो मर गए, उन्होंने अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो प्रोड्यूस किया ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होता, प्लैनेट अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज की डेट में नहीं होता। आज अर्थ प्लैनेट पे प्लांट्स है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, पता नहीं कितनी तरह के प्लांट्स हैं, कितनी तरह के एनिमल्स हैं, और इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं। क्यों है, क्योंकि लगातार हजारों सालों से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरते जा रहे हैं, लेकिन अपने छोटे यंग वंस को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। इसीलिए रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंटिन्यू देयर जनरेशंस। अब ये जो जनरेशंस आगे से आगे चलती आ रही हैं, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से ही चलती आ रही हैं, अदरवाइज हमारे प्लैनेट अर्थ पे अभी कुछ भी नहीं होता। ओके, इंपॉर्टेंट समझ गए रिप्रोडक्शन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप समझ पाए होंगे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइकिल चल रहा है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, वो पैदा होता है, उसके बाद वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, अपने जैसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, एंड अल्टीमेटली ही डाइज। सो ये साइकिल जो है ये चलता जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अगर समझ गए तो यहाँ है आपके लिए एक छोटा सा MCQ, बहुत ही इजी है। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड एज, वेरी सिंपल, इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल्स अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इनमें से कौन सी वो प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइफ जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है। अगेन द आंसर इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो इंश्योर कर रहा है कि लाइफ जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ बात करनी है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की। तो चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। तो हम समझेंगे कि कैसे एक प्लांट अपने जैसे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर पाता है, कैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है। अब यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, एक रोज प्लांट से हमने कितने सारे रोज प्लांट्स बना लिए। ये प्लांट्स कैसे मल्टीप्लाई हुए ये हम समझेंगे। बट रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझने से पहले जरूरी है कि हम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि ये जो होती हैं ये प्लांट की रूट्स होती हैं, ये है प्लांट की स्टेम, ये है प्लांट्स की लीव्स, और ये है प्लांट का फ्लावर, राइट। ये सब लोग जानते हैं। अब देखिए, जो प्लांट की रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, और जो स्टेम होती हैं, मैंने क्या कहा, रूट्स, स्टेम और लीव्स, इनको हम कहते हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स। इनका फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रूट्स क्या करती हैं, रूट्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, राइट। स्टेम क्या करती है, स्टेम वाटर और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती है ना, पाइप की तरह काम करती है जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती है। लीव्स में क्या होता है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं लीव्स में, और जब खाना बन जाता है तो स्टेम ही दोबारा उस खाने को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती है। तो स्टेम दो काम करती है, एक तो वाटर और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती है, कहाँ से, रूट से, और उसके बाद
जो फूड प्रिपेयर हो जाता है लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाते। तो जो रूट्स हो गई, लीव्स हो गई और स्टेम हो गई, ये होते हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स। ये प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ठीक है, सरवाइव करने में। लेकिन जो प्लांट का फ्लावर है उसका क्या फंक्शन है? जो प्लांट का फ्लावर होता है उसको हम कहते हैं प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों? क्योंकि फ्लावर जो है वो हेल्प करता है प्लांट को रिप्रोडक्शन में। कैसे हेल्प करता है ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि रूट्स, लीव, स्टेम ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और जो फ्लावर है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ऑलराइट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स के बारे में बात करते हैं प्लांट के, ठीक है। सबसे पहले देखिए नोड। अब यहाँ देखिए, ये एक पॉइंट है जहां से लीफ आ रही है, यहाँ पर भी स्टेम पर एक पॉइंट है जहां से लीफ आ रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये एक पॉइंट है जहां से फ्लावर आ रहा है। तो ऐसे सारे पॉइंट प्लांट की स्टेम पर, ऐसे सारे पॉइंट जहां से फ्लावर्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, जहां से ग्रो होना शुरू करती हैं, मतलब उनको हम कहते हैं नोड। तो ये भी नोड है, 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 लाइक दैट ये सारे नोड्स हैं। ये क्या है? पॉइंट ऑन द प्लांट स्टेम वेयर द फ्लावर्स, ब्रांचेस एंड लीव्स फर्स्ट स्टार्ट टू ग्रो। यहीं से फ्लावर्स, ब्रांचेस और लीव्स जो हैं ग्रो करना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। अब दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, राइट। इन दोनों के बीच का जो स्टेम रीजन है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। द स्टेम रीजन बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एज एन इंटरनोड। ओके, अब देखिए बड क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ छोटा छोटा ये दिख रहा है आपको, ये एक बड है, ये एक बड है, ये एक बड है। देखिए, जब भी प्लांट जो है वो ग्रो करता है तो सबसे पहले उसमें बड्स निकलते हैं, ये हैं बड्स। उसके बाद इन्हीं बड्स में से या तो लीफ निकलती है, या स्टेम निकलती है, या फिर फ्लावर निकलता है। सो बड क्या हुआ? Bud is a small pointed lump that appears on a plant and develops into a leaf or flower or shoot। कहने का मतलब ये कि ये जो आपको यहाँ से लीफ निकलती हुई दिख रही है, ये फ्लावर निकलता हुआ दिख रहा है, ये पहले एक बड था। उसी बड में से बाद में लीफ निकलती है, या फ्लावर निकलता है, या फिर कोई शूट निकलती है। अब देखिए बड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव बड्स, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव बड्स। अब वेजिटेटिव बड्स वो बड्स होते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये एक बड है, ये एक बड है, ये एक बड है, ये एक बड है। धीरे धीरे ये बड खुलेगा और इसमें से क्या निकला? लीव्स निकली, शूट निकली। यहाँ पे ब्रांचेस दिख रही हैं या लीव्स दिख रही हैं। तो ऐसा बड जिसमें से या तो लीव्स निकलेंगी या फिर शूट निकलेगी, उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव बड। वेजिटेटिव बड क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें से प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स निकल रहे हैं, राइट। रूट, स्टेम, लीव्स ये सब वेजिटेटिव पार्ट हैं। तो क्योंकि इसमें से प्लांट की शूट और लीव्स निकल रही हैं, तो ये हो गया प्लांट का वेजिटेटिव बड। और जिस बड में से फ्लावर्स निकलेंगे, यहाँ देखिए ये एक फ्लावर बड है, इसमें आपको छोटा सा अनओपन फ्लावर दिख रहा होगा। अभी ये फ्लावर पूरी तरह से खुला नहीं है, तो ये हुआ प्लांट का फ्लावर बड या रिप्रोडक्टिव बड। जैसे जैसे ये बड खुलता जाएगा, यहाँ पे भी देखिए ये बड थोड़ा सा खुला है, थोड़ा सा खुला है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा बड खुल चुका है और आपको पूरा रोज का फ्लावर दिखाई दे रहा है। यानी क्या? ये है रिप्रोडक्टिव बड और फ्लावर बड। फ्लावर निकलने से पहले प्लांट में ऐसा बड लगता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड जो है वो खुलता जाता है और आपको पूरा फ्लावर, यहाँ पे भी देखिए ये फ्लावर जो है अभी धीरे धीरे खुल रहा है, बाकी के ये अभी अनओपन्ड है, ये बंद है। धीरे धीरे फ्लावर बड जो है खुलता जाएगा और आपको मिलता है आपका सुंदर सा फ्लावर देखने को। तो ऐसे बड्स जिसमें से फ्लावर निकलते हैं उनको हम कहते हैं फ्लावर बड या रिप्रोडक्टिव बड। और ऐसे बड जिसमें से या तो लीव्स निकलेंगी या फिर ब्रांचेस निकलेंगी, शूट निकलेगी, तो उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव बड। ओके, याद रहेगा। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए फिर से एक छोटा सा एमसीक्यू। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? मैंने अभी बताया था, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। याद रहेगा। ओके, एक और क्वेश्चन। द बड विच गिव्स राइज टू न्यू लीव्स एंड शूट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव बड या फिर वेजिटेटिव बड?
द करेक्ट आंसर इज वेजिटेटिव बड। ऐसा बड जिससे न्यू लीव्स एंड शूट निकलती हैं उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव बड, और ऐसा बड जिसमें से फ्लावर निकलता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव बड। ओके, तो अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की इन प्लांट्स। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में। अब जो डिफरेंट मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में उनको हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो हम न्यू प्लांट्स हैं उनको ऑब्टेन करेंगे विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, यानी कि एक प्लांट से बाकी के प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे लेकिन सीड्स का यूज नहीं करेंगे। विदाउट सीड्स हम एक प्लांट से बाकी के प्लांट्स को ऑब्टेन करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, हम सीड्स की मदद से न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने कहा कि हम नए प्लांट्स को ऑब्टेन करते हैं सीड से। अब ये आपने बहुत बार किया भी होगा, आपने सीड से बहुत बार प्लांट्स को लगाया होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, हमारे पास है टोमेटो का फ्रूट, इसमें से निकलती हैं बहुत सारी सीड्स। इन सीड्स को हम मिट्टी में, सॉइल में लगा देते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, सीड्स जर्मिनेट करेंगी, प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट में फ्लावर्स आएंगे, उसके बाद फ्रूट्स लगेंगे, यानी टोमेटो के फ्रूट्स लगेंगे। फिर इस टोमेटो में से फिर से सीड्स निकलेगी, आप सीड्स को ग्रो करेंगे। तो इस तरह से जो हम प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक प्लांट को सीड से लगा रहे हैं, ये तो हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सीड्स का यूज नहीं करते। अगर हम सीड्स का यूज नहीं करते तो प्लांट्स को लगाते कैसे हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें समझना है। लेकिन उससे पहले आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? अगर आ गया तो ये है आपका क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स बाय सीड इज कॉल्ड एज, प्रोपगेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बनाना, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स बाय सीड इज कॉल्ड एज, जब हम सीड्स को यूज करते हैं तो वो किस तरह की मल्टीप्लिकेशन हुई, वो हुआ सेक्सुअल प्रोपगेशन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और द प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट सीड्स क्या हुआ, जब हम सीड्स का इस्तेमाल नहीं करते तो वो हो जाता है एसेक्सुअल प्रोपगेशन, या फिर आप कह लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बनाएंगे लेकिन सीड्स के बिना। जैसे यहाँ एक रोज प्लांट से इतने सारे रोज प्लांट्स बना दिए, प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन बिना सीड्स के, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के दो मेन तरीके क्या हैं, तो वो तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 4 टाइप्स जो आपको याद रखनी है वो क्या क्या हैं, वो है नंबर 1 वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नंबर 2 बडिंग, नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन एंड नंबर 4 स्पोर फॉर्मेशन। सो अगर कहीं आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो आप क्या लिखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, अब हम एक एक करके इन डिफरेंट टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्शन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या हैं, रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, बड्स है, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो अगर हम प्लांट के इन पार्ट्स को यूज करके नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds। कहने का मतलब ये कि आप प्लांट की रूट्स लेंगे या फिर प्लांट की स्टेम लेंगे या फिर प्लांट की लीव्स लेंगे या फिर बड्स लेंगे और इससे आप एक नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आप सिर्फ प्लांट की रूट से, प्लांट की लीव से या उसकी स्टेम से या उसकी बड से पूरे के पूरे नया प्लांट बना सकते हैं। और ये जो आपका नया प्लांट बनेगा
वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम होगा उस प्लांट के जिसमें से आपने ये पार्ट्स लिए हैं, या तो स्टेम ली है, या लीव्स ली है, या रूट्स ली है, या उसके बड्स लिए हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम इन सारे वेजिटेटिव पार्ट से किस तरह से एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे हम सिर्फ प्लांट की स्टेम लेकर एक नया प्लांट बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका जो स्टेम लेकर नया प्लांट हम बना सकते हैं वो है स्टेम कटिंग, यानी स्टेम की आपको कटिंग लेनी है छोटी सी। जैसे ये है एक रोज का प्लांट, अब रोज के प्लांट की हमने स्टेम कटिंग ले ली, स्टेम की कटिंग ले ली, यहाँ से उसे काट दिया, बहुत सारी कटिंग ले ली, अलग अलग स्टेम से कटिंग्स ले ली इस तरह से। अब इन कटिंग्स को आप सॉइल में लगाइए और इससे एक नया प्लांट बन जाएगा। जी हाँ, रोज में अगर आप सिर्फ स्टेम की कटिंग को लगा देते हैं सॉइल में तो उससे रोज का नया प्लांट आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी सीजन में लगा दीजिए, इसको अक्टूबर में लगाया जाता है और अक्टूबर में जब आप कटिंग को लगाएंगे तो उससे एक नया प्लांट निकल कर आ जाता है। ओके, बस इसमें जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि जब भी आप किसी हेल्दी प्लांट से कटिंग लेते हैं तो उसमें बड्स जरूर होने चाहिए। रिमेंबर, मैंने बड्स के बारे में बताया था कि जो बड्स होते हैं उसी में से शूट निकलती है या फिर लीव निकलती है या फिर फ्लावर निकलते हैं, राइट। तो जब आप स्टेम की कटिंग ले रहे हैं तो उसमें बड्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं बड्स में से तो नई लीव्स निकलेंगी ना, नई शूट बनेंगी। सो स्टेम कटिंग विद बड्स इज टेकन फ्रॉम अ हेल्दी प्लांट। उस एक स्टेम कटिंग में 3 से 4 बड्स जरूर होने चाहिए। ठीक है, कटिंग्स ले ली, हेल्दी प्लांट से कटिंग ले ली, उसमें बड्स भी थे। उसके बाद क्या करना है, उसको सॉइल में लगा दीजिए, जैसे यहाँ इन्होंने सॉइल में लगा दिया है। उसके बाद कटिंग्स को पानी देते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा, उसी कटिंग में से नीचे पहले रूट्स बनने लग जाएंगी, सॉइल के अंदर नीचे रूट्स बनने लग जाएंगी। जो आपके बड्स थे उसमें से नए लीव्स आने लग जाएंगी, नई शूट आने लग जाएगी और आपको आपका नया प्लांट मिल जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात एक और है जो याद रखनी है, वो ये कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा दीजिए और वो लग जाएगा। सारे प्लांट स्टेम कटिंग से नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे रोज, ग्रेप्स, शुगर केन यानी गन्ना। ये जो प्लांट्स हैं इनको आप स्टेम कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनकी अगर आप प्लांट की स्टेम लेंगे तो उससे आप नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया स्टेम कटिंग मेथड। आपको स्टेम की कटिंग्स लेनी है जिसमें बड्स होना जरूरी है। यहाँ आपको दिख रहे हैं इसमें बड्स हैं, 3 to 4 बड्स होने चाहिए। वो स्टेम कटिंग लीजिए, उसको सॉइल में लगाइए, रेगुलरली वाटर कीजिए, उसको न्यूट्रिएंट्स दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे नीचे उसमें रूट्स बन जाएंगी, ऊपर उसमें लीव्स आने लग जाएंगी और आपको नया प्लांट मिल जाएगा। ओके, अब एक और तरीका है जिसमें हम स्टेम से नए प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, वो है अंडरग्राउंड स्टेम। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो प्लांट्स हैं जैसे कि पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मेरिक, इनकी जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड होती है। यहाँ देखिए, ये है पोटैटो का प्लांट। पोटैटो कहाँ लगता है, जमीन के अंदर लगता है इस तरह से। तो ये जो पोटैटो आप खाते हैं ये एक्चुअली में इस प्लांट की स्टेम है जो मॉडिफाई हो गई है। ये रूट नहीं है, ये इस प्लांट की स्टेम होती है जो मॉडिफाई हो जाती है और ऐसे मोटी सी हो जाती है और इसको आप खाते हैं। जैसे कि पोटैटो प्लांट हो गया, अनियन में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अनियन भी जमीन के अंदर लगता है लेकिन वो प्लांट की स्टेम है। सिमिलरली जिंजर, अदरक, टर्मेरिक यानी हल्दी, ये सारे भी सॉइल के अंदर लगते हैं लेकिन ये प्लांट की स्टेम होते हैं। तो पोटैटो के केस में इस प्लांट की मॉडिफाइड स्टेम को हम ट्यूबर कहते हैं। अनियन और गार्लिक में हम इसको बल्ब्स कहते हैं और जिंजर और टर्मेरिक में हम इसको राइजोम कहते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप नया पोटैटो प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप पोटैटोज को काट काट कर लगाते हैं। एक पोटैटो लेते हैं, उसके 2-3 टुकड़े करते हैं और उसको सॉइल में लगा देते हैं। यहाँ आप क्या यूज कर रहे हैं, एक प्लांट की
स्टेम को यूज कर रहे हैं, राइट। मैंने कहा ना पोटैटो जो आप खाते हैं वो प्लांट की स्टेम है, वो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड क्यों कहा? क्योंकि वो अंडरग्राउंड लगती है, ग्राउंड के अंदर लगती है, सॉइल के अंदर लगती है। तो जब आपको पोटैटो का नया प्लांट बनाना है तो आप इसी पोटैटो को काट कर इस्तेमाल करते हैं, सॉइल में लगा देते हैं और उससे आपका नया पोटैटो प्लांट बन जाता है। ओके, इसी तरह से अनियन और गार्लिक में भी आप ऐसा ही करते हैं। प्याज को आधा काट कर आप जमीन में लगा देते हैं, उससे आपका नए प्याज का प्लांट आ जाता है। गार्लिक में भी ऐसा ही होता है। गार्लिक में भी आप जो लहसुन है उसको आप सॉइल में लगा देते हैं और उससे आपको नया लहसुन का प्लांट मिल जाता है। जिंजर और टर्मेरिक में भी ऐसा ही होता है। तो ये जो है ये प्लांट्स की अंडरग्राउंड स्टेम है जिनको हम यूज करते हैं नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, पोटैटो के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब पोटैटो के केस में उसकी स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं, पोटैटो ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। तो वो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपने कभी पोटैटो में देखा होगा तो इस तरह के बर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, इनको हम आईज भी कहते हैं, पोटैटो की आईज भी कहते हैं। अब रिमेंबर हमने बर्ड्स के बारे में बात की थी कि स्टेम में बर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये बर्ड्स जो होते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम में भी होते हैं। तो पोटैटो तो अंडरग्राउंड स्टेम है, तो उसमें भी इस तरह के बर्ड्स होते हैं। तो जब भी आप पोटैटो के नए प्लांट्स लगाते हैं तो आप क्या करेंगे? एक पोटैटो को काट कर उसके पीसेस बनाते हैं, लेकिन हर एक पीस में एक या दो बर्ड जरूर होना चाहिए। जैसे कि इमेजिन कर लीजिए कि हम यहाँ से पोटैटो को काट लेते हैं, तो देखिए इस वाले पीस में भी आपके 2 बर्ड्स आ गए, इस वाले पीस में भी आपके 2 से 3 बर्ड्स आ गए। अब इन पीसेस को आप यहाँ सॉइल में लगा दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा? आपका प्लांट ग्रो करने लगेगा और 3-4 महीने में सॉइल के अंदर नीचे आपको पोटैटो बनकर तैयार मिलेंगे। ओके, सो इस तरह से पोटैटो के प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। सेम यही चीज की जाती है अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मेरिक में। ऑलराइट, तो याद रहेगा कि अंडरग्राउंड स्टेम से कौन कौन प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है? पोटैटो को किया जाता है, अनियन, गार्लिक को किया जाता है, जिंजर और टर्मेरिक को भी अंडरग्राउंड स्टेम से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। पोटैटो के केस में इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम ट्यूबर कहते हैं, अनियन और गार्लिक को हम बल्ब्स कहते हैं और जिंजर और टर्मेरिक को हम राइजोम कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम लीव से यानी पत्तों से किसी प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स में बड्स लगे होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम का प्लांट। ये देखिए, ये है उसकी लीव और उसमें ये लगे हैं बड्स। अब होता क्या है कि अगर आप इस प्लांट की लीफ को सॉइल में लगा देंगे तो एक एक बड से नया प्लांट निकलकर आ जाएगा, या फिर एक्सीडेंटली भी अगर इसकी लीफ मिट्टी में गिर जाए, टूटकर गिर जाए, तो जो एक एक बड है ना उससे नया प्लांट आ जाएगा। सो इस तरह से ब्रायोफाइलम को हम सिर्फ उसकी लीफ से प्रोपगेट कर सकते हैं, सिर्फ उसकी लीफ लेकर हम नए प्लांट्स को बना सकते हैं। ओके, तो ये भी हो गया एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहां हम एक लीफ से नए प्लांट्स बना रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं उन प्लांट्स की जिनकी रूट से, जिनकी हम रूट लेते हैं और उससे हम उनके नए प्लांट्स बनाते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी मॉडिफाइड थिक रूट्स होती हैं, जैसे कुछ प्लांट्स की हमने बात की थी, उनकी जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होती है। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स मॉडिफाई होती हैं। एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो का प्लांट और डहेलिया फ्लावर का प्लांट। ये है स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंदी भी बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, इनकी जो रूट्स हैं उसमें बड्स लगे होते हैं और यही बड्स जो हैं दे कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन्हीं की रूट्स को विद बड्स सॉइल में लगा देते हैं और उससे नया प्लांट निकलकर आ जाता है। ओके, अब देखिए कैक्टस जो है वो एक ऐसा प्लांट है जिसका कोई भी पार्ट अगर गिरकर सॉइल में लग जाए तो उसी से नए कैक्टस का प्लांट बन जाता है। ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। कहने का मतलब कैक्टस का कोई भी पार्ट अगर
उसके प्लांट से डिटैच होकर गिर जाए, टूटकर गिर जाए सॉइल में, तो उसी से एक नया कैक्टस का प्लांट ग्रो कर जाता है। सो अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आपको समझ में आया? एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। फिर उसमें हमने बात की वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। हमने कहा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स और बड से हम नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हम स्टेम से नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमने सबसे पहले बात की स्टेम कटिंग की। एक प्लांट की स्टेम कटिंग लीजिए, उसमें 2-3 बड्स होने चाहिए और उसी से आपके नए प्लांट्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए, रोज, ग्रेप्स एंड शुगर केन, राइट। उसके बाद हमने बात की कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाती है। ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मेरिक, और इन प्लांट्स को हम इसी स्टेम की मदद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। इन सारे प्लांट्स की स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है, इस तरह से एक स्वोलन स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी स्टेम की मदद से हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पोटैटो में इस मॉडिफाइड स्टेम को हम ट्यूबर कहते हैं, अनियन और गार्लिक के केस में इस मॉडिफाइड स्टेम को हम बल्ब्स कहते हैं, और जिंजर और टर्मेरिक में हम इस मॉडिफाइड स्टेम को राइजोम कहते हैं। हमें क्या करना है, मॉडिफाइड स्टेम लेनी है, उसमें 2-3 बड्स होने चाहिए, उसको आप सॉइल में लगा दीजिए, आपको नया प्लांट मिल जाएगा। ओके। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम लीफ से भी प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल था ब्रायोफाइलम, जिसमें लीफ में बड्स होते हैं, तो एक एक बड जो है वो नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि रूट से कैसे हम नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल था स्वीट पोटैटो और डहेलिया। इन दोनों प्लांट्स में हम रूट्स के थ्रू इन प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनकी रूट्स को हम सॉइल में लगा देंगे और उसी से नया प्लांट आ जाएगा। ओके। कैक्टस के बारे में भी हमने देख लिया कि कैक्टस का कोई भी पार्ट अगर डिटैच होकर टूटकर सॉइल में गिर जाए तो वो एक नया कैक्टस का प्लांट बना देता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। इसकी क्या एडवांटेजेस है? देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब अगर उनकी सीड्स नहीं आएंगी तो हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। जैसे कि रोज एग्जाम्पल हो गया, रोज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टेम कटिंग से, राइट। दूसरी बात, जिन प्लांट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मल्टीप्लाई करते हैं उनको ग्रो करने में और उनमें फ्लावर्स और फ्रूट लगने में कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू अगर आप उनको सीड से लगाएं। ओके। तो मैंने कहा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अगर आप उस प्लांट को लगाएंगे तो उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आने में कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अगर आप उसको सीड से लगाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपनी पेरेंट प्लांट की। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल ये रोज का प्लांट है, और आपने इस रोज प्लांट की स्टेम को लिया और उसकी कटिंग्स लगा दी, तो जितनी भी कटिंग्स आप लगाएंगे वो सारे प्लांट्स एग्जैक्टली सिमिलर होंगे इस प्लांट के, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एक एडवांटेज है। ओके। अब देखिए, हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे बडिंग की। लेकिन बिफोर दैट, अगर आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन अच्छे से समझ में आ गया तो कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड, वेरी इजी, इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब भी हम किसी नए प्लांट को उसके वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपगेट करते हैं तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रोजेस आर प्रोपगेटेड बाय डैश, अनियंस आर प्रोपगेटेड बाय डैश। अब आपके पास ये ऑप्शन है, अब आपको बताना है रोज कैसे प्रोपगेट होते हैं और अनियंस कैसे प्रोपगेट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेम कटिंग एंड बल्ब्स। रोजेस को हम स्टेम कटिंग से प्रोपगेट करते हैं और अनियंस को हम बल्ब से प्रोपगेट करते हैं, राइट। ओके। Which of the following plant reproduce by its leaves? इनमें से कौन सा प्लांट है जो अपनी लीव्स से रिप्रोड्यूस करता है, प्रोपगेट करता है? वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइलम। हमने पढ़ लिया था स्प्राउट लीफ प्लांट जो अपनी लीव्स के थ्रू प्रोपगेट करता है। ओके।
नाउ मैच द फॉलोइंग। यहाँ आपको प्लांट्स के नाम दिए हैं और यहाँ बताया है कि वो कैसे प्रोपगेट करते हैं, आपको मैच करना है। पोटैटो कैसे प्रोपगेट करता है? अपनी स्टेम के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, हम उसे ट्यूबर कहते हैं। स्वीट पोटैटो, अगर आपको याद है तो स्वीट पोटैटो और डहेलिया जो है वो रूट्स के थ्रू प्रोपगेट करते हैं। गार्लिक बल्ब के थ्रू प्रोपगेट करता है और ग्रेप्स को हम उसकी स्टेम कटिंग से लगाते हैं। ओके, सो रोज, ग्रेप्स और शुगर केन तो हमने कहा था स्टेम कटिंग से लगते हैं। स्वीट पोटैटो और डहेलिया प्लांट रूट से लगते हैं। बाकी अंडरग्राउंड स्टेम में अगर आपको याद हो तो ये सारे प्लांट्स हैं जिनकी हम अंडरग्राउंड स्टेम से उनको प्रोपगेट करते हैं, लेकिन पोटैटो में इसको कहते हैं हम ट्यूबर्स, अनियन और गार्लिक में अंडरग्राउंड स्टेम को हम बल्ब्स कहते हैं और जिंजर और टर्मेरिक में अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं। ओके, ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं बडिंग की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं बडिंग की। अब देखो, बडिंग के थ्रू प्रोपगेशन होती है ईस्ट सेल में, जो एक फंजाई है। अब इसमें क्या होता है, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बड कहते हैं, इट ग्रोज आउट फ्रॉम द पेरेंट ईस्ट सेल। देखो ये है ईस्ट का सेल, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि ऐसे एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो है ऐसा एक ईस्ट सेल से ग्रो करना शुरू करती है। ये हो गया आपका डेवलपिंग बड, इसको हम बड कहते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो बड है ये ग्रो करेगा और उसके बाद अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा। यहाँ पर ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे क्या होगा, इस सेल से बिल्कुल अलग हो जाएगा और एक नया ईस्ट सेल बना देगा। तो क्या हो गया, एक ईस्ट सेल से और ईस्ट सेल बन गए, राइट। उसके बाद क्या होगा, जो नया ईस्ट सेल बना वो ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा और ईस्ट सेल बनाएगा। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, जो ईस्ट सेल होता है वो ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, धीरे धीरे उसमें एक बड सा ऐसे डेवलप होने लग जाता है। ये बड भी ग्रो करता है और फिर ईस्ट सेल से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक नया सेल बना लेगा। फिर वो सेल ग्रो करेगा और उससे भी बहुत सारे नए सेल्स बनेंगे। और कई बार क्या होता है कि इस तरह की चेन ऑफ बर्ड्स बन जाते हैं, एक ही सेल के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह की चेन बन जाती है बर्ड्स की। और इसी तरह से बहुत सारे ईस्ट सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, तो ये है बडिंग। बडिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बर्ड्स बन रहे हैं, ऐसे सेल के ऊपर बर्ड्स बनते हैं जो धीरे धीरे उस सेल से डिटैच हो जाते हैं। ऑलराइट, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात कर ली, बडिंग के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। ओके, अब फ्रेगमेंटेशन होती है अलगी में। अलगी क्या है, अलगी आप सबने देखी होगी। अलगी आर स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। जब भी आप वाटर बॉडीज के पास जाते हैं तो पत्थरों पे आपको ये जो ग्रीन ग्रीन सी कवरिंग दिखती है जिस पर आप आसानी से फिसल जाते हैं, बहुत ही स्लाइमी होती है, ये होती है अलगी। अब देखिए, अलगी जो है वो प्रोपगेट करती है बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे, जब अलगी मैच्योर हो जाती है तो वो ब्रेक हो जाती है इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। यहाँ देखिए, इस तरह से अपने आप को डिवाइड कर देती है 2 या उससे ज्यादा फ्रेगमेंट्स यानी पीसेस में। इसके बाद हर एक फ्रेगमेंट या फिर हर एक पीस जो है वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि अलगी जो है वो फ्रेगमेंटेशन से प्रोपगेट करती है। इसी वजह से अलगी जो है, जहां कहीं भी वाटर होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो एकदम से रैपिडली, बहुत ही स्पीड से फ्रेगमेंटेशन की मदद से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर जाती है और बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को डिवाइड करती जाती है फ्रेगमेंटेशन से और हर एक पीस जो है वो नया अलगी बन जाता है। सो फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट यानी कि पीस ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल। मतलब किसी पेरेंट ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक पीस से एक नया इंडिविजुअल बन रहा है। सो फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या हुई, Fragmentation is a form of asexual reproduction in which an organism splits into fragments। एक ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है into fragments और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है into matured organism। ओके, एग्जाम्पल क्या याद रखना है, अलगी। ऑलराइट, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, बडिंग हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गई। अब हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन, mosses, ferns, fungi, etc. reproduce by means of
स्पोर्स। देखिए मॉसेस, फंजाई और फर्न प्लांट्स जो होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो स्पोर क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। स्पोर जो है बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यानी कि जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। यूनिसेल्युलर यानी जिसमें एक ही सेल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। स्पोर सीड नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि मॉसेस, फर्न्स और फंजाई जो है वो स्पोर्स बनाती हैं और इन्हीं स्पोर्स के थ्रू वो प्रोपगेट करती हैं। अगर आप फंजाई के स्ट्रक्चर को भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से उसमें एक स्पोरेंजियम बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है बैग लाइक, जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं। सो व्हेन स्पोरेंजियम बर्स्ट, जब स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है तो स्पोर्स जो होते हैं दे आर रिलीज्ड इन द एयर। स्पोर्स एयर में रिलीज हो जाएंगे और क्योंकि वो बहुत ही लाइट होते हैं दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ऑल्सो स्पोर जो हैं they are covered by hard protective coat which helps them to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. So they can also survive for long time. मैंने क्या कहा कि स्पोरेंजियम जब बर्स्ट होगा तो बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो एयर में रिलीज हो जाएंगे। अब स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, तो वो हवा से उड़कर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस तक भी जा सकते हैं। उसके अलावा स्पोर्स के ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव सी कोट होती है। तो बहुत अनफेवरेबल कंडीशन भी अगर बाहर हो, जैसे कि टेम्परेचर बहुत हाई हो, ह्यूमिडिटी बहुत लो हो, तब भी जो स्पोर्स हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब जहां कहीं भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे एंड दे विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, तो आपको याद रखना है कि मॉसेस, फर्न्स और फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस करती है बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। अब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। जब स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है तो स्पोर्स एयर में रिलीज हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत लाइट होते हैं, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब जहां कहीं भी फेवरेबल कंडीशन होगी स्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा और वहीं एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो फर्न प्लांट होता है इसकी अंडर साइड में, उसकी बैक साइड में लीफ की पिछली तरफ ऐसे येलोइश कलर के छोटे छोटे ये जो आपको दिख रहे हैं ये इस प्लांट के स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स जहां कहीं भी गिरेंगे वहां पर जर्मिनेट हो जाएंगे और एक नया प्लांट बन जाएगा। ओके, तो ये था स्पोर फॉर्मेशन। ऑलराइट, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। हमने चारों टाइप्स पढ़ ली, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ गए हैं तो चलिए थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है इन ईस्ट द रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग या फिर बाइनरी फ्यूजन। याद कीजिए ईस्ट में मैंने क्या बताया था, ईस्ट में मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन होती है बडिंग से। रिमेंबर ईस्ट सेल में ऐसे बड्स बनते हैं, ये बड डिटैच होकर गिर जाते हैं और नया ईस्ट सेल बना देते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। इनमें से कौन सा वो है जो स्पोर्स के थ्रू प्रोपगेट नहीं करता। फंजाई, अल्गी, मॉसेस, फर्न। द करेक्ट आंसर इज एल्गी। एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एल्गी रिमेंबर फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। बाकी के तीनों फंजाई, मॉसेस एंड फर्न्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन, राइट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ खत्म हो गया हमारा चैप्टर का पार्ट 1। इसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब भी करना। पार्ट 2 जरूर देखना। पार्ट 2 में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।